Hello students, today we will continue the topic of mole concept. So let's start mole concept. आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने पिछली क्लास में मोल क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और उनसे रिलेटेड कुछ कुछ न्यूमेरिकल और एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इन सभी चीजों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम एक चीज पढ़ना चाह रहे हैं कि भाई जो हमारे पास बोला जाता है एसटीपी और एनटीपी कंडीशन। तो एसटीपी और एनटीपी कंडीशन, तो हम एसटीपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। इसी को हम एक और नाम देते हैं एनटीपी। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। एनटीपी या एसटीपी का है, ठीक है, उस दोनों केस में जो आपका टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और प्रेशर होता है वो 180 ml। मतलब एनटीपी और एसटीपी कंडीशन में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 180 ml होता है। एनटीपी और एसटीपी में सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, 1 atm एंड 1 बार। 1 atm और 1 बार ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए हम इन दोनों को ऑलमोस्ट सेम ही मान लेते हैं, एसटीपी को भी और एनटीपी को। जबकि इनमें थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या होता है कि एसटीपी कंडीशन में प्रेशर 1 atm होता है और एनटीपी कंडीशन में प्रेशर 1 बार होता है, बट जबकि दोनों में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमको दोनों चीजें पता चल गई। अगर कभी वो बोलता है कि एसटीपी कंडीशन है या एनटीपी कंडीशन है, तो मतलब फिक्स हो गया कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर आपका 180। तो अब हम इसके आगे देख लेते हैं भाई कि अब एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 mole gas at STP. Find the volume of 1 mole gas at STP. अब ये क्वेश्चन आता है, इसको एज ए रिजल्ट हम याद रखेंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है रिजल्ट, आप देखिए तो STP is found experimentally 22.4 लीटर is known as molar volume। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रूफ करें तो हमको एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्या, PV is equal to nRT। ठीक है, ये एक इक्वेशन है जो हम लोग मतलब कभी आगे हम गैसेस स्टेट में आएंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इस इक्वेशन को हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। इस इक्वेशन का नाम आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन जहाँ पे P is the pressure of gas, V is the volume of gas, N is the moles of gas, T is the temperature of gas और R is the gas constant। ठीक है, R is the gas constant। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, R की कई सारी वैल्यू होती हैं। R की वैल्यू एक होती है 8.314 जूल पर मोल डॉट केल्विन, या फिर इसी को बोल देते हैं 8.314 पास्कल मीटर क्यूब मोल पर केल्विन। ठीक है, और इसी की दूसरी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम मोल डॉट केल्विन पर मोल डॉट केल्विन। ऐसे दूसरी वैल्यू होती है 0.0831 लीटर बार मोल डॉट केल्विन। ऐसे ही आपका 1.99
या अप्रॉक्स हम इसको मान लेते हैं कितना 2 कैलोरी मोल पर केल्विन। ये 4 यूनिट होती है, बेसिकली होती तो बहुत सारी यूनिट है इसकी, बट हमको इन 4 यूनिट्स के बारे में अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, जब ये 4 यूनिट आपको अच्छे से पता होंगी तो हम इस तरह के न्यूमेरिकल कर पाएंगे। अब इस तरह के न्यूमेरिकल को करने के लिए अगर हम आगे आ जाते हैं, ठीक है, तो हमारा न्यूमेरिकल है पी कि 1 मोल गैस का एसटीपी पे अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो भैया हमको एसटीपी कह दिया, एसटीपी कह दिया मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है, 273.15 केल्विन। ठीक है, और अगर हमको प्रेशर भी फिक्स हो गया कितना, 1 atm, तो हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे PV इज इक्वल टू nRT। तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा क्या, nRT बाई P, के पास 1 मोल। अब R की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, इसकी वैल्यू है 273.15 केल्विन। केल्विन। ठीक है, और हमारे पास जो प्रेशर है वो है 180। अब R की वैल्यू हम कौन सी रखें, देखिए हमारे पास R की वैल्यू 4 है, अगर आप देख रहे हैं ये 4 वैल्यू है, तो हम अब सोचना पड़ेगा कि हमको न्यूमेरिकल में R की वैल्यू कौन सी रखें। तो आप देखिए यहाँ पे प्रेशर एटीएम में और टेम्परेचर केल्विन में, तो हमको कुछ ऐसा ही लेना पड़ेगा। तो हमारे पास एटीएम वाला यही एक है, तो हम क्या करेंगे, एटीएम वाली वैल्यू लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0.0821 लीटर एटीएम मोल डॉट केल्विन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, बेटा देखो एटीएम से एटीएम कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है, आपको हर वो वैल्यू अपने सही चीज में, वॉल्यूम किस में आएगा अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम सीधा आपका आएगा, जो इसको जब तुम सॉल्व करोगे 22.4 लीटर आएगा। मतलब वॉल्यूम जो आपका आएगा वो लीटर में आएगा, अगर आपने यूनिट सही से रखी है तो ये हमको पता करने की जरूरत नहीं है, ये डायमेंशन एनालिसिस है। अगर आपको डायमेंशंस में सारी चीजें रखेंगे तो आपको करेक्ट डायमेंशन भी मिलेगा, और उसके लिए आपको सोचने की, इसमें इससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप इस तरह से डायमेंशंस में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम जो जनरली हम जब प्रूफ कर रहे थे वो ये प्रूफ कर रहे थे कि जो यहाँ पे आपको दिया था कि एसटीपी पे जो आपका वॉल्यूम है वो 22.4 होता है, तो वही बात मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू प्रूफ करके दिखा दिया कि कैसे आपका 1 मोल गैस का एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम आपका 22.4 हो जाता है, और इसी को हम मोलर वॉल्यूम कह देते हैं, और इसको एज एन स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखते हैं और इसको हम यूज भी करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे आपका आगे हम आ जाते हैं, तो ये एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में है आपका एक कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, और वो भी वॉल्यूम आपको लीटर में निकालना है। तो आप क्या करिए, आप सिंपल सा यहाँ पे PV इक्वल टू nRT लिखिए। ठीक है, आपको गिवन क्या है, गिवन है 20 ग्राम हाइड्रोजन, तो आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो कितने आ जाएंगे 10 मोल्स। ठीक है,
अब अगर हमारे पास आगे आ जाते हैं तो हमारे पास एसटीपी कंडीशन दिया है, तो इसका मतलब प्रेशर तो 1 atm होना है और टेम्परेचर आपका 273.15 केल्विन होना है। अब क्या चाहिए अपने को? अब अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो nRT/P रखेंगे। हम फिर से वही सारी चीजें करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 10 मोल्स हैं, ठीक है, और हमारे पास R की वैल्यू, चूंकि प्रेशर एटीएम में है तो 0.0821 लीटर एटीएम मोल डॉट केल्विन इंटू 273.15 केल्विन डिवाइडेड बाय 1 atm। समझ गए आप? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एटीएम से एटीएम कैंसिल हो गया, मोल से मोल कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आपका कितना आ जाएगा वॉल्यूम? 10 इंटू 22.4 और ये हमको दे देगा आपको 224 लीटर। बात समझ गए आप? तो सिंपल सी बात है, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे डायरेक्टली कर? अगर आपको मोल्स पता है तो एक मोल में 22.4 होते हैं, तो 10 मोल में कितने होंगे? 22.4 इंटू 10। तो ये हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। ये मैंने पीवी इक्वल टू एनआरटी से भी सॉल्व करके दिखा दिया। क्योंकि अभी आपको वो सब चीजें पता नहीं है कि मोल्स कैसे निकालते हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको ये चीज जो है, ये मैंने नई चीज बताई। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एसटीपी कंडीशन पे आपको याद रखना है एज ए रिजल्ट कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4, ठीक है। इसके बेसिस पे हम किसी भी मोल्स का गैस, लेकिन कंडीशन फिक्स है एसटीपी कंडीशन पे। अब अगर एक मोल का 22.4 है तो 10 मोल, 5 मोल, 10 मोल, 12 मोल, जितने भी मोल्स हैं उनका आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं एसटीपी कंडीशन, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। तो मोल्स आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोल्स निकालने के कितने तरीके हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर हमको वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन है, वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन है तो भी निकाल सकते हैं। अगर हमको वेट ऑफ सब्सटेंस दिया है तो बेटा मोल्स निकालने के तरीके कैसे होंगे? वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला वेट। मतलब एटम होगा तो एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन होगा, डिवाइड बाय उट्स एटॉमिक वेट। और ये सारी चीजें आई वहीं से हैं, डेफिनेशन से। आपको पता है एक मोल में जो वेट होता है वही एटॉमिक वेट होता है, तो इतने वेट में कितना आपकी मोल्स होंगे? सिंपल से वही फंडा लगाया गया, कुछ नई चीज नहीं है, ठीक है। अब अगर हमारे पास वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम एट एसटीपी, ठीक है, और एनटीपी, तो हम क्या करेंगे? मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने का तरीका क्या होगा? वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी और डिवाइडेड बाय 22.4। ये किस में दे देगा? लीटर में। ये आपको लीटर में होना चाहिए। और दूसरा तरीका है, वॉल्यूम अगर ml में दिया एसटीपी पे तो हम क्या करेंगे? 22,400 से डिवाइड कर देंगे। आप खुद सोचो, जब एक मोल में 22.4 होते थे, अगर मान लो v लीटर है तो कितने मोल्स होंगे? डिवाइड ही करना पड़ेगा, है ना। तो वही है यूनिटरी मेथड, कितने में इतने केले मिलते हैं, इतने में कितने केले मिलेंगे, सिंपल वही चीज लगाई गई है यहाँ पे फिर से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास तीसरा तरीका है, अगर हमको नंबर ऑफ एंटिटीज दे दे, नंबर ऑफ एंटिटीज दे दे, एंटिटीज में क्या आ जाता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन एक्सेट्रा, ठीक है, ये कुछ भी दे देता है तो हम क्या करेंगे, मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एन, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सोचो, एक मोल में इतने Na एटम होते हैं, एक मोल में Na एटम है, तो इतने एटम्स हैं तो कितने मोल्स होंगे, सिंपल डिवाइड करना पड़ेगा, वही चीज की गई है। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है, एक और तरीका है बेसिक, एक और तरीका है क्या, अगर आपको मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी दी है एंड वॉल्यूम दिया है, तो भी आप मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर करके, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। ये तरीके को हम और आगे चल के सीखेंगे, अभी हमको इन 3 तरीके पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ये आगे, इसको हम आगे एक तरीका, लेकिन ये भी एक तरीका है मोल्स निकालने का, ठीक है। ये 4 बेसिक तरीके, वैसे और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये 4 बेसिक तरीके हैं जिनसे हम मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी में आगे हम देख लेते हैं, और सब्सटेंस बताओ। अगर वो कह देता वेट ऑफ सब्सटेंस बताओ, तो बेटा आप सिंपल समझो कि हम यही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको वेट ऑफ सब्सटेंस चाहिए तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा, मोल्स इनटू क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट या तो मॉलिक्यूलर वेट या फिर फॉर्मूला वेट, समझ गया। और अगर आपको वॉल्यूम एट एसटीपी चाहिए तो क्या करेंगे, वॉल्यूम एट एसटीपी चाहिए तो आप क्या करेंगे, मोल्स इनटू 22.4 निकाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज चाहिए तो भी आप क्या करेंगे, मोल्स इनटू आप Na एवोगैड्रो नंबर करेंगे। और अगर मतलब ये 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर वेट ऑफ सब्सटेंस निकालना है या वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है या फिर नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना है, सब केसेस में आपको मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड जरूर पता होना चाहिए। मतलब कुल मिला के हमें जब भी कभी वेट ऑफ सब्सटेंस की बात करें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें या वॉल्यूम एट एसटीपी कहता है, तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, हमको मोल्स पता होना चाहिए। अगर पूरे कंपाउंड के मोल्स पता हो तो हम उनको एटॉमिक वेट या 22.4 या Na से मल्टीप्लाई करके अपनी चीजें निकाल सकते हैं। और मोल्स निकालने की जब बात आए तो 4 तरीके होते हैं। उन्हीं 4 तरीके के बारे में सबसे पहले सोचना है कि क्या वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन है, क्या वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन है, क्या नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन है, क्या आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है। अगर ये 4 तरीकों में से कोई भी एक तरीका है तो हम निकाल लेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें। अब अगर मान लो इन 4 तरीकों में नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं हमको उन 4 तरीकों में से उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम एसटीपी पे नहीं दिया है, मतलब वॉल्यूम सिर्फ दिया है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टेम्परेचर पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीका है कि उस सॉल्यूशन की जिसका वॉल्यूम दिया है या उस गैस की जिसका वॉल्यूम दिया है उसकी डेंसिटी डेंसिटी पता होगी तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मास। तो डायरेक्टली वेट में कन्वर्ट हो गया, तो उन्हीं 4 तरीकों में से एक तरीके में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मान लो आपको वॉल्यूम दिया है और उसका प्रेशर भी दिया है, टेम्परेचर भी दिया है, तो हम कैसे निकालेंगे मोल्स। तो हमको पता है PV इक्वल टू nRT कर देंगे, वहां से हमें प्रेशर भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, R कांस्टेंट है वो तो पता ही होता है, तो मोल्स निकल आएंगे। तो बेसिकली हमको कुल मिला के ये क्या करना है कि इन 4 तरीकों में कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर इन 4 तरीकों में कोई चीज ना दी हो तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना है इन 4 तरीकों में और आंसर निकल जाएगा। अब हम 1 बाय 1 चीजों को आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी पे। कॉन्सेप्ट इसका इतना ही है, अब इसको हम और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं सब चीजों को।
देखिए, अब मैं बिल्कुल एटम मॉलिक्यूल में डिफरेंस सब चीजें बता रहा हूं कि कैसे सोचें। अगर वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 गिवन है, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 गिवन है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, तो बेटा आपको दिख रहे हैं 2 हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हैं, तो वो भी आपको पता है 1 है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, तो बेटा वो तो 4 है, आपको दिख रहा है। एक मॉलिक्यूल अगर H2SO4 का है तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। समझ गया? अच्छा, तो अब क्या करते हैं, और एक बात आगे समझते हैं। अब मान लो 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 गिवन है, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, और आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम कितने थे? 2, तो 5 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 2 into 5। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हैं, ठीक है, तो सोचो एक मॉलिक्यूल में सल्फर के एटम कितने थे? 1, तो 5 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 1 into 5। ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में होते थे 4 एटम ऑक्सीजन के, तो 5 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 4 into 5। समझ गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, देखते रहिएगा। अगर मैं कह दूं कि 1 मोल ऑफ H2SO4 गिवन है, 1 मोल ऑफ H2SO4 गिवन है, तो बेटा इसमें नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कितने होंगे? नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कितने होंगे? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे? Na। अगर मैं आपसे कह दूं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, अब मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा हूं, मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, तो आप सोचो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम थे? एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम थे? 2। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम कितने थे? 2। अब आपके पास 1 मोल है और 1 मोल में Na मॉलिक्यूल है, तो Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 2 into Na। बोलो सही है भाई? एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम, तो Na मॉलिक्यूल में 2 into Na। अच्छा, अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हैं, नंबर ऑफ सल्फर एटम, तो एक मॉलिक्यूल में 1 था, तो Na मॉलिक्यूल में कितना होगा? 1 into Na। अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ, तो बेटा एक मॉलिक्यूल में 4 थे, तो Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 4 into Na। क्या समझ में आ रही बात आपको सबको? ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम इसी को एक बार और एक क्वेश्चन इसी में करते हैं। अब मान लो आपके पास 3 मोल ऑफ H2SO4 पड़ा है, 3 मोल ऑफ H2SO4। सबसे पहली बात पूछी जा रही है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कितने होंगे? 1 मोल में
Na होते हैं मॉलिक्यूल्स H2SO4 के, तो 3 मोल में कितने होंगे? 3 into Na। अब अगर मैं कहूं आपसे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम थे? 2, तो 3 Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इनटू 3 Na। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि आपसे नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में 1 होता था सल्फर का एटम, तो 3 Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 3 into Na। ऐसे ही अगर मैं कहूं आपसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम कितने थे? 4। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम कितने थे? 4, तो 3 Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इनटू 3 Na। ठीक है, ये बात पूरी समझ में आ गई। ऐसे में कितने भी मॉलिक्यूल करके कर सकते। अब देखिए इतनी बात समझ गए, 1 मोल में H2SO4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स और 3 मोल में H2SO4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स सब निकाल लिया। अब मैं आपको एक और चीज दिखाने जा रहा हूं कि 1 मोल, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ H2SO4 पड़ा हुआ, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2SO4 पड़ा हुआ, अब आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ। समझिएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ। तो आप सोचो कि पहले आप एक ही मोल में ऊपर निकाल चुके हो कि 1 मोल ऑफ H2SO4 में आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2 Na। तो अगर नंबर ऑफ एंटिटीज पता हो तो हम उसको Na से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाता है? मोल्स। अभी पीछे ऊपर सीखा था, आप देखिए ऊपर हमने सीखा था कि अगर हमको नंबर ऑफ एंटिटीज दिया है, ठीक है, ये आपको नंबर ऑफ एंटिटीज दिया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? Na से डिवाइड करेंगे तो मोल्स मिल जाएगा। तो हम फिर क्या करते हैं, वही चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ एंटिटीज दिया हुआ ऊपर वाले 1 मोल में, और 1 मोल हमने नीचे भी लिया है, वही हमने 1 मोल जो ऊपर लिया था 1 मोल, वही 1 मोल हमने नीचे लिया है। अब पहले हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछे, अब हम पूछ रहे हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आप सोचो, आप पहले ही नंबर ऑफ एंटिटीज निकाल चुके हो, हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे निकाल चुके हो, और वो कितने हैं? 2 Na। तो Na से डिवाइड कर दें हम तो हमको क्या मिल जाएंगे? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम मिल जाएंगे। तो बेटा वो मोल्स कितने आ रहे हैं? 2 आएंगे कि नहीं? ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे? 2 Na बाई Na करेंगे तो हमको मिल जाएंगे 2। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि मोल्स ऑफ आप सल्फर एटम बताइए, तो मोल्स ऑफ सल्फर एटम बताने के लिए उसके एटम कितने हैं? 1 into Na और डिवाइड बाय Na, तो बेटा वो कितना आ जाएगा? 1। ऐसे ही अगर हम चाहें कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ, तो बेटा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे बताएंगे? 4 into Na और डिवाइड बाय Na, तो कितना आ जाएगा? 4। तो एक बात आप समझिए मेरी बात, यहां से एक ऑब्जर्वेशन निकल रहा है, वो क्या कि अगर 1 मोल H2SO4 गिवन है तो उससे अगर मोल्स ऑफ हाइड, उसके एटम्स का मोल्स निकालना है, तो वो वही होगा जो उनके कोफिशिएंट है। देखिए जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। यहाँ पे मोल्स कितने हैं? 2। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ पे इसके मोल्स कितने हैं? 1। इसका यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 4। इसके मोल्स कितने हैं? 4। मतलब एक मोल में ऑलवेज जो भी कंपाउंड दिया है, जो उसके कोफिशिएंट होंगे वही उसका मोल होगा। देखिए अब इससे मैं एक जनरलाइज कर देता हूं कि अगर मान लो कोई एक कंपाउंड लिखा है, जैसे मान लो 1 मोल ऑफ, मेरा नाम लिखा है AlOK, और इसमें अल्फा, इसमें बीटा, इसमें गामा, इसमें डेल्टा उसका कोफिशिएंट है। अब मैं कह दूं कि मोल्स ऑफ A एटम बता दीजिए, मोल्स ऑफ A एटम, तो वो कितने होंगे? अल्फा। अगर मैं कहूं कि मोल्स ऑफ L एटम बता दीजिए,
तो बेटा वो कितने होंगे, बीटा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई नहीं, आप मुझे बताइए मोल्स ऑफ ओ एटम कितने होंगे, तो बेटा वो कितने होंगे, गामा। अगर मैं आपसे कहूं कि मोल्स ऑफ के एटम कितने होंगे, तो वो कितने होंगे, डेल्टा। अब इसी की जगह पे मैं ले लेता हूं 2 मोल्स ऑफ ए अल्फा एल बीटा ओ गामा के डेल्टा, ऐसे कर लेते हैं। ये कोई भी एलिमेंट है, हाइपोथेटिकल कोई एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मोल्स ऑफ ए एटम कितने होंगे, तो आप हमेशा, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि एक मोल में कितने होंगे आप निकाल सकते हैं। तो जब ए अल्फा एल बीटा ओ गामा के डेल्टा 1 मोल था, तो ए के कितने मोल्स थे, अल्फा, तो 2 मोल में कितने होंगे, 2 अल्फा। बात समझ में आ रही है। ऐसे अगर मैं कहूं आपसे कि मोल्स ऑफ एल एटम बताइए, मोल्स ऑफ एल एटम, तो बेटा एक मोल में कितना था, बीटा, तो 2 मोल में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास मोल्स ऑफ ओ एटम कह देता है, ठीक है, मोल्स ऑफ ओ एटम, तो वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू गामा। मतलब आप समझ गए होंगे कि एक मोल में जो उसका कोफिशिएंट होता है वही उसके मोल्स होते हैं, और फिर जितने मोल्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके टोटल मोल्स दे देगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने जा रहा है। ठीक है, देखिएगा, अगर आपके पास मान लो क्या दिया है, 2 मोल्स ऑफ K2Cr2O7, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ K2Cr2 तो अपन अब क्या पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ K2Cr2O7, समझ गया। अब अगर हमारे पास ये देखना है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na, तो 2 मोल्स में कितने होंगे, 2 इंटू Na। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मोल्स ऑफ के एटम बताइए, मोल्स ऑफ के एटम। तो आप सोचिए, जो उसका कोफिशिएंट है वही एक मोल में उसके मोल होंगे, तो के का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो एक मोल में के कितने मोल्स होंगे, 2 होंगे, तो 2 मोल में कितने होंगे, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ के एटम बताइए, पहले मोल्स पूछा था, अब नंबर पूछ रहा हूं। तो आप सोचिए कि अगर हमको नंबर निकालना है तो एक मोल में आप नंबर, एक मोल में एन एटम होते हैं और टोटल मोल अभी के कितने हैं, 4, 2 इंटू 2 4, तो क्या करेंगे, 4 इंटू एन, ये इसके एटम हो जाएंगे। अब अगर आपसे पूछता है कि वेट ऑफ के एटम बताइए, मतलब 2 मोल में कितना वेट होगा के एटम का, तो आप सोचिए, अगर हमको वेट निकालना है, मैंने बोला था चाहे वेट निकालना हो, चाहे नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना हो, चाहे वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसके मोल्स। अब यहाँ पे मोल्स किसके निकालने हैं, के एटम के, और के एटम के मोल्स कितने हैं, 4 हैं, ये हम निकाल चुके हैं, क्योंकि एक मोल में के 2 थे, तो 2 मोल में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो गए, 4। तो अगर मोल्स अगर 4 हैं तो उसका वेट क्या निकालेंगे, मोल्स इंटू इट्स एटॉमिक वेट, क्योंकि एटम है तो एटॉमिक वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 39 ग्राम। बोलो समझ में आ रहा है, ये वेट ऑफ के एटम हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ क्रोमियम एटम बताइए, नंबर ऑफ क्रोमियम एटम, तो हमको नंबर ऑफ क्रोमियम एटम बताने के लिए उसके मोल्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मोल्स। तो बेटा क्रोमियम के एक मोल में कितने मोल्स थे, जो उसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कितना है, 2, तो एक मोल में क्रोमियम के कितने मोल्स हैं, 2, तो अभी क्या हो गया, आपके 2 मोल्स हैं, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, 4 हो गए क्रोमियम के।
क्रोमियम के मोल्स अगर 4 हैं, एक मोल में Na होता है, तो 4 मोल में कितना होगा? 4 into Na। बोलो समझ में आ रहा है? ये आपके नंबर ऑफ क्रोमियम एटम होगा। अब अगर आपसे पूछता है कि मोल्स ऑफ के एटम बताइए, मोल्स ऑफ के एटम, ठीक है, मोल्स ऑफ के एटम, तो आप सोचिए कि एक मोल में आपके मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछता है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये हमने निकाल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। तो एक मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? 7, ठीक है। एक मोल में ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? 7, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 7 है। तो 2 मोल में कितना होगा? इनटू 2। तो आपको कितना होगा? 7 into 2 मोल्स हो गए। अब आपसे पूछ रहा है कि वेट बताओ, वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो भैया वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फिर हमको क्या पता है? मोल्स पता होना चाहिए। तो मोल्स हमने ऑक्सीजन के निकाल लिए हैं, कितने हैं? 14 into इट्स एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 ग्राम। ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि वो पूछेगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ऑल मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम इन ऑल मॉलिक्यूल्स। आप सबसे पहले बताइए K2Cr2O7 के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2Na। इतने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमको अगर एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे पता चल जाए, तो हम इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम पता चल जाए तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको टोटल नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे। अब आप बताइए K2Cr2O7 में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? तो 2 हैं पोटेशियम के, 2 हैं क्रोमियम के, और 7 है ऑक्सीजन के एटम। तो कितने हो गए? 11, ठीक है। 11 एटम हो गए एक मॉलिक्यूल में, और टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 2Na। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वो क्या हो जाएंगे? 11 into 2Na। समझ लीजिए, एक मॉलिक्यूल में 11 एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमने किया 11 into 2Na। इस तरह के क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने अभी तक जितना समझाया है सब एक ही क्वेश्चन में ले लिया। देखिए, मैंने एटम भी निकलवा लिए, मैंने मोल्स भी निकलवा लिए, मैंने वेट भी निकलवा लिया, और मैंने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलवा लिए, और टोटल नंबर ऑफ एटम भी निकलवा लिए एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने, चाहे वो 2 मोल्स ऑफ H2SO4 हो, चाहे 1 मोल्स ऑफ H2SO4 हो, कोई भी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन में हमें पूरे कंपाउंड के मोल्स पता होते थे। अगर पूरे कंपाउंड के मोल्स पता हो जाएं तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला दिमाग में क्या जाना चाहिए हमको? कि पूरे कंपाउंड के मोल्स निकाल लें। अगर पूरे कंपाउंड के मोल्स पता है तो हम नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वेट, वॉल्यूम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। आपको क्या दिया है? 245 ग्राम ऑफ H3PO4, 245 ग्राम ऑफ H3PO4 दिया है, और कह रहा है कि इसमें सब चीजें पूछिए। देखना है आप क्या क्या पूछा है। ठीक है, ये आपको 245 ग्राम ऑफ H3PO4 गिवन है, और उसमें आपको ये सारी चीजें पूछी है। क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है। आप खुद से करने की कोशिश करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करा।
देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 245 ग्राम ऑफ H3PO4 इज गिवन, ठीक है। देन फाइंड द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल्स ऑफ फास्फोरस एटम, वेट ऑफ फास्फोरस एटम। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे समझना है कि क्या हम पूरे कंपाउंड के मोल्स निकाल सकते हैं। अगर हम पूरे कंपाउंड के मोल्स निकाल लें, और हमारे पास कंपाउंड क्या है, H3PO4 है, इस H3PO4 के पूरे मोल्स निकाल लें तो हम हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि हमको सोचना है कि हमको मोल्स निकालने के 4 तरीके पता है। या तो वेट पता होना चाहिए, या तो वॉल्यूम एट एसटीपी पता होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एंटिटीज पता होना चाहिए, तो मोलैरिटी एंड वॉल्यूम दिया होना चाहिए। आप बताइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है वेट। अगर वेट दिया है तो हम क्या करेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। चूंकि मॉलिक्यूल है तो हम क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लगाएंगे। और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, मोल्स जो आपके हैं वो क्या आ जाएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। आपको पता है कि ये आपका वेट दिया है 245 ग्राम, ठीक है। 245 ग्राम H3PO4 का वेट दिया है, और H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 ग्राम। आप देख लीजिए, हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, सब जोड़ेंगे तो 98 ग्राम आ जाएगा। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको देगा 2.5 मोल। अब आप समझिए आपको क्या मिल गया, 2.5 मोल्स ऑफ H3PO4 मिल गया। 2.5 मोल्स ऑफ H3PO4 अगर दे देता है तो आप कुछ भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कैसे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको चाहिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम को निकालने के लिए सबसे पहले हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है वो क्या है, एक मोल में H3PO4 में हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं वो निकालना है। तो एक मोल में जो इसको कोफिशिएंट है वो क्या है, 3। तो एक मोल में आपके जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो कितने होंगे, 3। एक मोल में 3 है, तो आपके 2.5 मोल में कितने होंगे, इनटू 2.5, ये आपके क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब हम मोल्स निकाल लेते हैं हाइड्रोजन एटम के तो उसके मोल्स नंबर निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक मोल में Na एटम होते हैं, तो इतने मोल में कितने होंगे, तो 3 इंटू 2.5 इंटू Na। बस यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी मिल गया आपको। अब क्या पूछ रहा है, मोल्स ऑफ फास्फोरस एटम। तो आप सोचिए, मोल्स ऑफ फास्फोरस निकालने के लिए पहले हम 1 मोल ऑफ H3PO4 में कितने मोल्स को निकालेंगे, इनटू टोटल मोल्स कर देंगे। तो आप सोचिए कि 1 मोल जब H3PO4 का था तो फास्फोरस के कितने मोल्स थे, 1। अभी 2.5 मोल्स हैं पूरे मॉलिक्यूल के, तो 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गए मोल्स ऑफ फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है वेट ऑफ फास्फोरस एटम। तो हमको वेट अगर फास्फोरस एटम का चाहिए तो आप खुद ही सोचिए कि वेट अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले दिमाग में हमें क्या चाहिए कि फास्फोरस एटम के आपको मोल्स पता हो, और मोल्स आपने ऊपर निकाल लिया, कितने आ रहे हैं, 2.5। अगर मोल्स आपको पता है, इनटू इट्स एटॉमिक वेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेट। तो बेटा आपको क्या हो गया, 1 इंटू 2.5 मोल्स है, इनटू एटॉमिक वेट कितना होता है फास्फोरस का, 31 ग्राम, वो रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। आप खुद ही सोचिए कि एक मोल जब H3PO4 था तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स थे, 4 मोल थे बेटा। एक मोल जब H3PO4 था तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने थे, 4। अभी आपके पास कितने हैं, 2.5 मोल्स हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मोल्स आ जाएंगे आपके ऑक्सीजन एटम के। और जब मोल्स आ गए वही हमसे पूछा था, हो गया आंसर। अगली जो बात आपसे पूछी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है, तो आप खुद ही सोचिए कि एक मोल में आपके Na एटम होते हैं। अब ऑक्सीजन एटम के कितने मोल हैं, 4 इंटू 2.5 मोल्स हैं ऑक्सीजन एटम के, तो हम क्या करें, Na से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है तो हमें क्या करना है, मोल्स इंटू इट्स एटॉमिक वेट करना है। मोल्स आपके हैं ऑक्सीजन के 4 इंटू 2.5, और उसका ऑक्सीजन एटम का वेट होता है 16 ग्राम, तो यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं। अब अगली बात निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4। आप खुद ही बताइए कि एक मॉलिक्यूल जब आपका है, एक मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने एटम है,
3 हाइड्रोजन के एटम है, 1 फास्फोरस का एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम है, कितने हो गए? 4 1 5 और 3 8। तो आपके पास 8 एटम है किसके? पूरे मॉलिक्यूल में आपके 8 एटम है। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? चूंकि मोल्स हैं आपके 2.5, तो 2.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, तो 2.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से हमको टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिलता है। देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने ऊपर सॉल्व कराया था, उसी तरह का क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि 6.023 into 10 power 23 molecules of K2Cr2O7 is given, then find moles of this। अब आप फिर से वही चीज करना है आपको। पहला रूल ये याद होना चाहिए कि अगर टोटल मॉलिक्यूल्स के टोटल जो कंपाउंड है उसके टोटल मोल्स पता हो तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हम फिर सोचेंगे कि मोल्स निकालने के 4 तरीके हैं, उनमें से कौन सा तरीका है। आप खुद देखिए कि नंबर ऑफ एंटिटीज दिया है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है तो मतलब नंबर ऑफ एंटिटीज का केस हो गया, और नंबर ऑफ एंटिटीज का केस हो गया तो मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है? मोल्स निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na। समझ गया आप? तो नंबर ऑफ एंटिटीज आपके पास दिया हुआ है 6.023 into 10 की पावर 24 और डिवाइडेड बाय 6.023 into 10 की पावर 23। तो ये आपको कितने आ जाएंगे? 10 मोल्स आ जाएंगे। दिख रहा है? 10 मोल्स आपके पास क्या आ जाएंगे? मोल्स ऑफ K2Cr2O7। जब आपको 10 मोल्स मिल गया, 10 मोल्स ऑफ K2Cr2O7, जब आपको पूरे कंपाउंड के मोल्स मिल जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी पूछा जाए। आप सोचिए आपको क्या पूछा गया है? मोल्स ऑफ के एटम, मोल्स ऑफ के एटम। ठीक है, अगर हम देखें मोल्स ऑफ के एटम अगर हमको निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक मोल में कितने थे वही देखेंगे। तो जब एक मोल था आपका K2Cr2O7 तो पोटेशियम के कितने मोल्स थे? 2। पोटेशियम के कितने मोल्स थे? 2। तो अभी 10 मोल्स होंगे तो कितना हो जाएगा? इंटू 10। करेक्ट। अब आ जाते हैं वेट ऑफ के एटम अगर हमको निकालना है तो वेट ऑफ के एटम निकालने के लिए हमको पोटेशियम के मोल्स पता होने चाहिए। मोल्स हमने ऊपर निकाल लिया है, कितने हैं? 20 मोल्स हैं, इनटू इट्स एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना होता है इसका? 39 ग्राम। ठीक है, पोटेशियम का 39 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगला कर लेते हैं नंबर ऑफ क्या है? क्रोमियम एटम। नंबर ऑफ क्रोमियम एटम निकालना है तो हमको क्या पता होना चाहिए? मोल्स पता होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ एंटिटीज निकालने के लिए क्या करते हैं? मोल्स इनटू Na। तो मोल्स पता होने चाहिए। मोल्स कहां से आप निकालेंगे? आपको पता है कि एक मोल जब आपका K2Cr2O7 था तो क्रोमियम के कितने मोल्स थे? 2। अभी 10 मोल्स हैं तो कितना हो जाएगा? इंटू 10। तो ये क्या गए? मोल्स। मुझे चाहिए नंबर ऑफ एटम, तो इंटू क्या करेंगे? Na। समझ गए आप? तो नंबर ऑफ क्रोमियम एटम आ गए। अब आपको चाहिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए एक मोल जब आपका K2Cr2O7 था तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स थे? 7 मोल्स थे। ठीक है, अभी आपके पास कितने हैं? 10। तो इंटू 10 ये आपका आ गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। फिर क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको पता है कि एक मोल में आपके जो आपके Na एटम होते हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के मोल्स आपने ऊपर निकाल लिए हैं, कितने हैं? 7 इंटू 10। ये मोल्स हैं आपके ऑक्सीजन एटम के। अब क्या करेंगे? एक मोल में Na होते हैं तो 70 मोल में कितना होगा? इंटू Na एटम हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। वेट निकालने के लिए आपको मोल्स पता होने चाहिए ऑक्सीजन एटम के। मोल्स आपने ऊपर निकाल लिया है, कितना? 7 इंटू 10। अब क्या करेंगे? एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 ग्राम। वहां से आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब अगली जो चीज आपसे पूछी हुई है वो आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला। ठीक है, अगला जो चीज देखते हैं, आपको पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन ऑल मॉलिक्यूल्स। तो आप सोचिए
जब एक मॉलिक्यूल आपका K2Cr2O7 का था तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे? 2 पोटेशियम के, 2 क्रोमियम के, 7 आपके क्या थे? ऑक्सीजन के। तो कितने हो गए? 11 एटम हो गए। 11 एटम एक मॉलिक्यूल में है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 10 Na। तो आप क्या करेंगे? एक मॉलिक्यूल में 11 एटम है तो 10 Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 10 into Na कर देंगे। ये आपको क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम इन ऑल मॉलिक्यूल्स। क्या सबको समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जब तक आप सीख नहीं जाएंगे तब तक मैं इसको कराता रहूंगा, आप समझ जाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है। ठीक है, देखिए अब आपको क्या दिया है। 89.6 लीटर ऑफ C2H5O3 गैस है इज प्रेजेंट एट STP, देन फाइंड दिस। तो अगर हमको ये निकालना है तो आप खुद ही सोचिए कि आप क्या करें। आपको अगर पूरे कंपाउंड के मोल्स पता हो तो कुछ भी निकल सकता है, और पूरे कंपाउंड के मोल्स निकालने के 4 तरीके हैं। 4 तरीकों में से कौन सा तरीका है? दूसरा वाला तरीका है, वॉल्यूम एट STP दिया है। अगर वॉल्यूम एट STP दिया है तो मोल्स निकालने का तरीका भी अपने को पता है। क्या? वॉल्यूम एट STP, और वो भी क्या होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो डिवाइड करेंगे कितने से? 22.4 से। वो आपको 89.6 दिया है तो आप क्या करेंगे? 22.4 से डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे कि कितना आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब क्या आ गया? 4 मोल्स ऑफ C2H5O3। ऐसे ही कोई कंपाउंड है C2H5O3, हमने 4 मोल्स ले लिए। अब 4 मोल्स अगर उसके आ गए तो अब हम सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, क्योंकि टोटल कंपाउंड के अगर मोल्स निकल जाते हैं तो हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। हमको मोल्स ऑफ कार्बन एटम चाहिए। मोल्स ऑफ कार्बन एटम, तो बेटा आप खुद ही सोचो, एक मोल जब था तो कार्बन के कितने मोल थे? 2, तो अभी 4 हैं तो इंटू 4। अब चाहिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो बेटा बताओ एक मोल जब था तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स थे? 5, अभी 4 मोल में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आपको वेट ऑफ कार्बन एटम चाहिए, तो क्या वेट कार्बन के मोल्स पता है? यस, कार्बन के मोल्स आपने निकाल लिया। 2 into 4 into इट्स एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 ग्राम। यहाँ से सॉल्व हो गया ये। अब आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो बेटा उसके मोल्स पता होने चाहिए। मोल्स आपने निकाल लिया है, कितने? 5 into 4 मोल्स थे। एक मोल में Na होते हैं, 5 into 4 मोल्स में कितने होंगे? into Na। बोलो समझ में आ रहा है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। आप खुद ही सोचो कि एक मोल जब आपका था तो कितने मोल्स थे? 3, तो 4 मोल में कितना हो जाएगा? ऐसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। आप खुद सोचो कि जब एक आपका मोल्स, वेट निकालने के अगर हमको मोल्स पता है, मोल्स कितने हैं इसके? 3 into 4 मोल्स हैं, इनटू इट्स एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना है? 16। तो बेटा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब हमको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहिए, तो आप सोचो अगर उसके मोल्स पता है, कितने मोल्स हैं? 3 into 4, ये मोल्स हैं। एक मोल में Na एटम होते हैं तो 3 into 4 मोल्स में कितने हो जाएंगे? into Na। ये बहुत ही सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते गए, ऐसे जैसे जादू चल रहा है और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल गुड। तो ये एक बेसिक हो गया जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि अगर पूरे कंपाउंड के मोल्स पता हो, अगर मॉलिक्यूल्स दिए हो या वॉल्यूम दिया हो या आपको वेट दिया हो, तो मोल्स निकाल लें। और पूरे कंपाउंड के अगर मोल्स पता चल जाएं तो हमको एटम या मॉलिक्यूल या मोल्स या वेट या कुछ भी पूछता है, हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। क्या आप समझ गए? अब हम ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे, अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो IIT में या डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है?